सो अब मैं बात करता हूँ टू डायमेंशन की। टू डायमेंशन केस हमारा कुछ इस तरह से होता है, हम एक रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे मटेरियल्स पे कि कोई भी अगर पार्टिकल है वो आपका ओनली दिस कैन मूव इन द वाई डायरेक्शन एंड द जेड डायरेक्शन। या इन ए सिमिलर वे वी कैन से, अगर आप कोई कंफ्यूज करे तो हम ये कह सकते हैं कि ए मटेरियल which can move in the two dimension, that is the x direction and the y direction, is known as the two dimensional material. So in a simpler way, in a 2D material, the example of 2D materials are the quantum well and thin films. Such structures are known as the two-dimensional materials. मैं आपको अगर एग्जांपल की बात करूं, आपने देखा होगा कि अगर हम किसी एक प्लेन पेपर को ले लें तो प्लेन पेपर में क्या रहता है, हमारा लेंथ होता है और विड्थ रहता है, इसके अलावा कोई थर्ड डायमेंशन तो नहीं होते हैं ना। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम कहते हैं टू डायमेंशनल मटेरियल्स। दैट इज, अगर मैं कन्फाइनमेंट की बात करूं, सो इलेक्ट्रॉन मोशन इज confined or restricted along z direction, and they are free to move along x direction and y direction, along x and y direction. तो कल भी आपने कुछ इस तरह से स्टडी किया था जिसमें हम ये बात करते थे कि आप जो थ्री डायमेंशनल मटेरियल होते थे उसमें आपने यहाँ पर जेड डायरेक्शन को बनाने के बाद में एक ऑक्टेट स्ट्रक्चर डिजाइन की थी विद मोमेंटम स्पेस, दैट इज द kx, ky एंड kz। बट अगर हम आज बात करेंगे तो हमारे सामने जो स्ट्रक्चर मोमेंटम स्पेस होगा, दिस इज इन द टू डायमेंशन, दैट इज द वी हैव द डायरेक्शन ऑन द kx and ky. So in two-dimensional material, the sum of the energy along the quantized direction, or we can say the sum of energy along the quantized direction. Quantized direction means कि हमने किस डायरेक्शन में अपने मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, and energy along other two directions. This can be explained as the E is equal to the H cross square. कल आपने जो लिखा था वो कुछ इस तरह से लिख रहे थे, H क्रॉस स्क्वायर K स्क्वायर अपॉन में 2m। बट यहाँ पर हमने ये कंडीशन लगाई है कि द मटेरियल इलेक्ट्रॉन मोशन इज कन्फाइंड अलोंग द जेड डायरेक्शन, दैट इज द इलेक्ट्रॉन के मोशन अलोंग द जेड डायरेक्शन, आपकी एनर्जी कितनी हो जाएगी kz एंड प्लस H क्रॉस स्क्वायर K स्क्वायर अपॉन 2m. We can say like this way, this is the En plus Ex, y. कल भी आपने जो बात की थी वेयर k की बात नहीं की थी, हमने वहां बात की थी वेयर k स्क्वायर इज इक्वल टू द kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर एंड kz स्क्वायर। बट कल हम बात कर रहे थे थ्री डायमेंशन की, तो हमने यहाँ पर तीनों केस की स्टडी की थी, लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो क्या बात करेंगे, ओनली टू डायमेंशन की। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू द kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर। एंड अगर मैं kz की बात करूं, या आपका सिंपल आपने कल भी निकाला था, kx कितना था हमारा, kx इज इक्वल टू द 2 पाई अपॉन lx। सो kx इज, यहाँ पर मैं z की बात करूंगा, kz इज इक्वल टू द 2 पाई अपॉन lz, where lz is the dimension of the material along the z direction.
here we can say this is the 2 pi, but हम यहाँ पर एक ये भी जनरल टर्म की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ लिख सकते हैं n pi अपॉन में Lz, and where n is equal to the 1, 2, 3 and so on. So also we have the kx is equal to the, this is the 2 pi upon Lx, and ky is equal to the 2 pi upon Ly. अभी हम आगे आपकी जो सेकंड यूनिट होगी उसमें मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कि kx किस तरह से आपका 2 pi upon L निकल के आता है और ky is equal to the 2 pi upon L किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होगा, आपने कभी ना कभी आपने बाउंड्री कंडीशन की प्रॉब्लम सॉल्व की है, तो एक स्टूडेंट बता दे। पोटेंशियल की बाउंड्री की सर, बाउंड्री कंडीशन की प्रॉब्लम आपने सॉल्व की होंगी क्वांटम मैकेनिक्स। यस सर की है। ये है ना, तो आपका वहां पे आप निकाल के लाते होगे कि साई एक्स इतना है, और फिर आप जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता था ए वगैरह भी आपने निकाले होंगे, तो वो कुछ इसी तरह से वैल्यू उनको देता था। याद आ रहा है आपको? नहीं? यस सर। तो जस्ट हम यहाँ से कल भी मैंने यहीं पे बात की थी, E इज इक्वल टू द h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन 2m। बस हमने एक कंडीशन यहाँ पर एक आपने नई कंडीशन को बात करी है, जिसमें मैंने एक आपको नई बात बताई है कि हमारा जो मटेरियल है वो जेड डायरेक्शन के अलावा हमने उसमें कन्फाइनमेंट किया है। सो कल हमने एक यहाँ पे डायग्राम को शो किया था जिसमें मैंने एक आपको ऑक्टेट बना के दिखाया था, बट हमारे पास आज जो मटेरियल है वो क्या है, सिर्फ दो डायरेक्शन है, दैट इज द kx एंड ky। सो दिस इज द मोमेंटम ऑपरेटर अलोंग द kx एंड दिस इज द ky। वहां पर आपने एक ऑक्टेंट आपका बन के आ रहा था, स्क्वायर की बात मैं कर रहा था। जब हम 3D की बात करते हैं तो आपके सामने स्क्वायर दिखाई देता है। 2D की अगर मैं बात करूं तो आपको एक सर्किल रिप्रेजेंट करेंगे। सो अगर मैं यहाँ पर एक आपके सामने एक सर्किल ड्रॉ किया, आपका नेक्स्ट स्टेप किसी को याद है हमारा क्या था? ये हम ऑब्जर्व करते थे एलिमेंट। हाँ बिल्कुल, लेकिन आपका वॉल्यूम होता है वो होता है एक्स वाई जेड। वॉल्यूम क्या रहता है? एक्स वाई जेड। बट हमारे पास यहाँ पास जेड वाली कंडीशन नहीं है, तो अब हमारे सामने वॉल्यूम नहीं होगा, वॉल्यूम की जगह पर क्या आ जाएगा? दिस इज द एरिया। एरिया। तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बात हो जाएगी। कल जहां जहां पर हमने वॉल्यूम की बात करी थी वहां वहां पर हम बात करेंगे अब सिंपल एरिया को लेकर। फिर हम एक इससे के अंदर कितनी आपकी पॉसिबल इलेक्ट्रॉन स्टेट्स प्रेजेंट्स हैं वो हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, हम इसके नियर अबाउट एक और छोटा सा एक सर्किल बनाएंगे और उसके अंदर कितनी आपकी स्टेट्स प्रेजेंट है हम उनकी बात कर लेंगे। फिर देन इंटीग्रेट एंड वी कैन गेट द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। ये आपके सामने जो के एक्साइटेड पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसकी अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, आपको यहाँ से यहाँ तक की रेडियस तो k है, बट अगर मैं बात करूंगा यहाँ से यहाँ तक की रेडियस, दिस इज द k प्लस डी के। इस सर्किल की अगर आपकी एनर्जी की मैं बात करूं, फिर चाहे आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकता हूँ। ये एनर्जी आपकी कितनी है? E है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी रेंज होगी वो कितना हो जाएगा? दिस इज द E प्लस डी। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा एरिया एनर्जी को लेके, दिस इज द स्मॉल इंटरवल ऑफ एनर्जी, दैट इज द डी। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द सॉल्यूशन। सो कल आपने ये भी लिखा था कि वॉल्यूम ऑफ द ईच मोड along the kx and ky है, so area of each mode। कल भी हमने ये लिखा था वॉल्यूम ऑफ द ईच मोड। सो वॉल्यूम में आपने करा था kx ky into kz, बट जब मैं एरिया की बात करूंगा सो दिस इज द kx into ky, which implies that 2 pi upon lx into 2 pi upon ly, or we can say this is the 2 pi whole square upon lx into ly। Next step is the total number of modes, total number of modes in
area which is given by, this is the total area divided by the area, कल हमने लाइन लिखी थी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द ईच मोड, हम यहाँ पर लिख देंगे कि एरिया ऑक्यूपाइड बाय द ईच मोड। तो टोटल एरिया हम कैसे करके निकालते हैं सर्किल का? वेरी गुड, बट इस केस में हमारा कितना हो जाएगा? दिस इज द एरिया पाई के स्क्वायर, बिकॉज हमने यहाँ पर के रेडियस का एक सर्किल कंसीडर करा है। देन द एरिया ऑफ द ईच मोड, दिस इज द 2 पाई स्क्वायर एंड अपॉन lx into ly, then we solve all these value, we get the k square upon, यहाँ पर आपका आएगा 4 पाई स्क्वायर, 1 पाई स्क्वायर से आपका पाई कैंसिल होगा, देन वी गेट द k स्क्वायर अपॉन 4 पाई lx and then ly. Say this is our equation number 2 and this is our equation number 1. यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई भी पूछ सकता है अगर कोई डाउट हो तो। हमारे पास टोटल पार्टिसिपेंट 15 है। आशीष कुमार, रोल नंबर 12, रोल नंबर 12 आशीष। बड़ी गलत लगता है कि आप लोग क्लास में आते हो फिर स्किप कर जाते हो। सर इसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? अभी करेंगे, मैं उस बात पे भी गया नहीं हूँ, आएगा बिल्कुल नीचे आएगा जब हमारे जब कॉन्सेप्ट कोड में लेकर आएंगे, ठीक है? अभी मैंने पूरा टॉपिक खत्म नहीं करा है। देन इसके बाद में आपको निकाल के देना था एक्चुअल में कि इलेक्ट्रॉन्स स्टेट, अभी तो मैंने मोड की बात करी है, अभी मैं कहीं से कहीं तक की इलेक्ट्रॉन स्टेट की बात नहीं कर रहा था। तो अब आपके पास मैं एग्जांपल ले रहा था कि टोटल नंबर ऑफ, मैंने वहां मोड्स की बात करी थी, अब मैं बात कर लेता हूं एनर्जी स्टेट्स की। सो टोटल नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स इन द गिवन एरिया, और वी कैन से इन द एरिया पाई के स्क्वायर, तो कितना निकल के आएगा? दिस इज इक्वल टू द के स्क्वायर अपॉन 4 पाई lx into ly। जब मैंने इलेक्ट्रॉन स्टेट्स की बात करी है, इट मींस वी नो दैट द spin of the electrons is 2, यही spin होती है electrons की, that is the spin up and spin down, so we have to multiply by a factor 2, then we get k square upon 2 pi lx and ly. This is our equation number 3. नेक्स्ट पढ़े आगे। अब हमारा जो एम होगा वो हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे थे। हम, आप लोग ये ध्यान रखना क्या क्या निकाला हमने। इक्वेशन 1 थी kx ky की वैल्यू, 2 में आपने निकाल के दिया था टोटल नंबर ऑफ मोड्स। मैं आपको दिखा भी दूंगा नेक्स्ट स्टेप में जहां पर हमें जरूरत पड़ेगी। सो आपको अगर याद करना हो तो कर सकते हैं। kx की वैल्यू थी हमारी 2 पाई अपॉन lx and ky is equal to the 2 pi upon ly। जब मैंने नंबर ऑफ मोड्स की बात की थी, नंबर ऑफ मोड्स वो कितने थे हमारे? दिस इज द k स्क्वायर अपॉन 4 पाई lx into ly, एंड जब मैं नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करूंगा तो नंबर ऑफ स्टेट्स इज इक्वल टू द k स्क्वायर, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने की बात आ जाएगी तो k स्क्वायर अपॉन 2 पाई एंड lx into ly। दिस इज द समरी ऑफ द पेज 1। आई थिंक दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। नाउ फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट
3D में हम बात करते थे वॉल्यूम की, बट हम 2D की बात करते, तो हमारे सामने आ जाएगा पर यूनिट एरिया। तो नंबर ऑफ स्टेट्स हम किस तरह से निकालते हैं, n इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स डिवाइडेड बाय एरिया। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स आपने अभी निकाला था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से, अगर मैं बात कर लूं यही आपकी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। सो दिस इज द k स्क्वायर अपॉन 2 पाई lx into ly and divided by the area, और एरिया जो है हमारे पास, दिस इज द एरिया किसका, एरिया ऑफ द मटेरियल। तो मटेरियल का एरिया कितना हो जाएगा, lx into ly। कल भी हमने यही करा था, टोटल नंबर ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। सो k स्क्वायर अपॉन whatever जो वैल्यू थी lx ly lz था, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज lx ly and lz, then we get total number of states per unit area is, we get k square upon 2 pi। say this is our equation number 4। बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, अवर इन डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। कल मैंने एक फार्मूला भी बताया था, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का जो फार्मूला होता है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल GE इज इक्वल टू द dN upon dE। so by putting the value of the dN, this is the d k square upon 2 pi and divided by dE। on a differentiation we get k square, that is the differentiation 2k, and then dk upon this 2 pi termed as a constant, and then upon dE। what we have, GE is equal to the k upon pi into dk upon dE। now we have to solve this value by using the, we have already defined along the 3 direction की अगर मैं बात करूं, along 3 डायरेक्शंस में जो आपकी एनर्जी के लिए हम फार्मूला लिखते हैं, वो क्या लिखा जाता है, E is equal to the h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन 2m। कल आपके पास जो वैल्यू थी वो थी यहाँ पर k स्क्वायर dk, तो हमने वहां से k स्क्वायर dk की वैल्यू निकाल के दी थी। इस केस में आपको सिर्फ जो वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है, वो एक्चुअल में आपको किसकी निकाल के देनी है, k इंटू dk हमें निकाल के देना है। So from this equation we get k square is equal to the 2m upon h cross square into E, या फिर मैं यहाँ से बात कर दूं सीधा सीधा, k is equal to the 2m upon h cross square under root and then e to the power 1 by 2। and what is the value of the dk? So dk, all these terms will turn as the constant. So 2m upon h cross square into 1 by 2 e to the power minus 1 by 2 and de। क्लियर है ये सपना? सपना रोल नंबर 34। यस सर, क्लियर है। आप कल आए थे, नहीं आए थे क्लास में? सर आई थी। आए थे, तो आपको पता है किस तरह से अपना नाम वगैरह लिखना होता है? नहीं पता सर है? स्टार्टिंग में नहीं आई थी, थोड़ी देर बाद आई थी, तो मेरे को ध्यान नहीं रहा, आपने बोला था। अच्छा, लेकिन आपको पता है ना? हाँ ठीक है, पता है सर। मैं मीटिंग में एंटर करने के बाद मुझे याद आया, फिर मैं सोची अब हाँ, एग्जिट ठीक करूंगी ठीक तो फिर ठीक, दोबारा। सही है, सही सही। ठीक है सर। ओके, चलिए। So now putting the value of the k and dk in equation number 5, we have GE is equal to the, what is the value of the k? This is the 2m upon h cross square, then under root and e to the power 1 by 2।
देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टी के, या फिर हम यहाँ से ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डी के अपॉन टी. So we can easily put the value in equation number 5, that is the 2m upon h cross squared then under root and 1 by 2 e to the power minus half. हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. So dk upon d की जो वैल्यू है this is the 2m upon h cross squared, it's under root into 1 by 2 e to the power minus 1 by 2. ओके, क्या चीज रह गई है, कोई बता सकता है? 1/5. वेरी गुड, हमारे यहाँ पर अभी 1/5 टर्म इज पेंडिंग. सो जी इज इक्वल टू द, अगर मैं इसकी बात करूं e की पावर हाफ से आपका e की पावर हाफ ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा दिस इज द 2m upon h cross का whole square, because this is the power 1/2 and this is the power 1/2, so whole power is 1/2, and then here 2 and this is 2, that is the 1 upon 2 pi. So we can say the density of states is equal to the 2 से 2 cancel out हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा m upon pi h cross square. This is the expression for the density of states in a two-dimensional material. अगर मैं एक आपको सिंपल बात बता दूं कि टू डायमेंशनल मटेरियल में जो आपकी एनर्जी होती है दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द एनर्जी. सो 3D में जो हमने बात की थी दिस इज द g to the power 3/1/2, but in case of the two dimensional this is the independent of the energy. बट अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो आपको ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा. अब ऐसा नहीं कि आपको इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी होगी तो हम कोई एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे. दिस इज द ग्राफ फ्रॉम on by taking the g on the y axis and the energy E on the x axis. एक्चुअली आपने ये लिखते थे जो हमारी एनर्जी की वैल्यू होती थी वो हम एनर्जी क्या लिखते थे, फार्मूला यही होता था h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन 2m होता था. यस और नो? बट अगर मैं बात करूं फर्स्ट स्टेट आप क्या लेते थे, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन. इट मींस एक तरह से आप किसी भी स्टेट में आप निकाल दो. सपोज करिए यहाँ पर मेरा n इक्वल टू 1 है, ये आपकी n इक्वल टू 1 दैट इज द, आप यहाँ पर एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हो किसी भी टर्म से. सपोज ये मैंने इस साइड में क्या लिया आपका x एक्सिस. सो दिस इज द एनर्जी E1, this is the energy E2 and here is the energy E3. बट मैं जो बात करूंगा एनर्जी आपकी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या हो रही है, हर जगह पे एक तरह से आपको कांस्टेंट दिखाई दे रही है. तो अगर मैं इसी में 3D की भी बात कर लूं और इसी ग्राफ में अगर मैं 2D की भी बात करूं तो 3D का जो मेरा ग्राफ आएगा वो कुछ किस तरह से आएगा. दिस इज जस्ट लाइक ए पैराबोला पाथ, बिकॉज इन केस ऑफ द 3D GE is directly proportional to the e to the power 1/2. This is the case of the 3D. But in case of the 2D, energy is constant at every point. That is the, यहाँ पर भी आपकी एनर्जी इतनी रहेगी, इस E2 पर भी आपकी एनर्जी सेम रहेगी, इस E3 पॉइंट पर भी आपकी डेंसिटी ऑफ स्टेट कांस्टेंट होगी. बस जो वेरिएशन आएगा वो क्या आएगा, आप किसी भी स्टेट, आप किसी भी दो एनर्जी लेवल के बीच में गैप निकाल के देख लो, हर बार में आपको जो दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा m अपॉन पाई h क्रॉस स्क्वायर. आप इन दोनों लेवल के बीच में भी आप गैप जब देखोगे तो ये भी एक कांस्टेंट टर्म दिखाई देगी. दिस इज द m अपॉन पाई h क्रॉस स्क्वायर. इन दोनों एनर्जी के बीच में भी जब आप गैप निकाल के देखोगे तो ये भी आपको सेम फाइंड आउट होगा. दिस इज द m अपॉन पाई h क्रॉस स्क्वायर. ये मैंने इस वाले ग्राफ में दोनों टर्म की बात कर ली, दैट इज द
for the 3D and as well as the for 2 dimension. So clearly from the density of states in a 2 dimension, which is in case of 2 dimension, the density of state is independent of energy. But difference density of states in the consecutive different bands with the same band gap is near about m upon pi h cross square. So this is the representation of the density of states in a 2 dimension. And our next topic is the density of states in a 1 dimension. आप लोग तब तक इसको देखिए, आपको एक काम देता हूं मैं अटेंडेंस का, जो लोग प्रेजेंट हैं कोई 15 लोग, आप सभी लोग चैट बॉक्स में जस्ट रोल नंबर के साथ प्रेजेंट या फिर पी लिख के सेंड कर दीजिए। आपको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ। टोटल 14 मैसेज आ चुके हैं हमारे पास से, इट मींस अटेंडेंस इज ओवर। क्लियर? सो रोल नंबर 1 अटेंडेंस बात सर टेंस मतलब अटेंडेंस है। तो देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करें। Yes or no? Yes sir. Yes sir. Very good. आप लोग ये बताओ 2 मिनट में आप लोगों को अब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या और कोई नया तरीका बताइए। बोलो। हेलो। Yes sir. समझ में आ रहा है ना? तो Yes sir. तो समझदार हो आप लोग।
आपने अभी तक यही देखा था कि 3 डायमेंशन स्टेट में या 3 डायमेंशनल मटेरियल में जो आपकी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आती थी, दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द e टू द पावर 1/2. In case of the 2 dimensional material, the density of states is independent of energy. बट आपको स्टेप याद होंगे कि सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एनर्जी को लिखते हैं. आफ्टर दैट की राइट डाउन अवर द नंबर ऑफ मोड्स आपके कितने हैं, देन इसका हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, और आफ्टर में हम डिवाइड करने के बाद में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है n निकालते हैं, और देन उसका एनर्जी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. इसी स्टेप को या इसी सीक्वेंस में हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन 1 डायमेंशनल मटेरियल. 1 डायमेंशनल की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा मटेरियल जिसमें ओनली 1 डायमेंशन ही आपको एग्जिस्ट हो, अदर 2 डायमेंशंस आपकी नेग्लिजिबल हो, सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. क्लियर? जैसे अगर मान लो मैं एक वायर की बात करूं तो वायर कैसा हो जाएगा आपका, 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो जाएगा. वायर है, वायर में क्या रहता है, आपकी लेंथ होती है, ना तो इसमें विड्थ होती है ना ही इसमें हाइट होती है. लेकिन मैं आपको तीनों डायमेंशन की अभी तो मैं बात नहीं करता, हालांकि 3D स्ट्रक्चर में जब आप सेकेंड यूनिट की बात करोगे तब आप ये देखोगे कि अगर मान लीजिए मैं 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर की बात करूं तो दिस इज द क्यूबिक स्ट्रक्चर. इसमें आपकी तीनों साइड्स होती है ना, एक्स डायरेक्शन और दिस इज द जेड डायरेक्शन. अब इस साइड में हम जा नहीं सकते हैं तो मैं एक बार के लिए यहाँ दिखा देता हूँ. दिस इज ओवर द वाई डायरेक्शन, एक्स, हियर इज द वाई इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज द जेड डायरेक्शन. मैं अगर 2D की बात करूं, मान लीजिए आप जेड डायरेक्शन की तरफ मूव ही नहीं कर रहे हैं, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द 2 डायमेंशन. हियर इज द एक्स एंड दिस इज द ओनली वाई. जेड की मैंने बात नहीं की. So this is the example of the 3D, that is the cubic. Here is the example of the 2D. For example, आपके thin film या फिर membrane. अगर मैं बात करूं मेरे पास में y डायरेक्शन नहीं है, only along क्या है, एक x डायरेक्शन ही है, तो ऐसा एग्जांपल क्या हो सकते हैं आपके लिए, वायर है, ट्यूब है, रॉड है, इन सभी में आपके अदर 2 डायमेंशंस आर नेग्लिजिबल. फिर इसके बाद मैं कहता हूँ कोई भी डायमेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ, दैट इज द 0 डायमेंशन. तो हमारे पास जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन ए क्वांटम वायर. सो लेट्स स्टार्ट अवर द टॉपिक. इन द सेम वे एनर्जी जो हम व्यक्त करेंगे इन केस ऑफ द इन ए 1 डायमेंशनल मटेरियल, the particle motion is restricted or confined along 2 directions. मतलब यहाँ पर हम ये रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि मटेरियल जो है वो 2 डायमेंशन में आपका मूव नहीं करेगा, दैट इज द वी हैव ओनली 1 डायरेक्शन and which can move free along only 1 direction. सपोज करिए कन्फाइंड जो मैंने 2 डायरेक्शन में किए हैं ये है आपकी y और z, और जो मैंने किसी 1 डायरेक्शन के अलोंग में मूव कर सकता है, दिस इज द डायमेंशन अलोंग द x एक्सिस. ओके, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी हमारी, बताइए. 1. वेरी गुड. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ 1. 2 people enter the waiting room by 1 पे आप एंटर करें. सो देखिए स्टूडेंट डिस्टर्ब करो.
पहले हम अटेंडेंस ले लेते हैं। रोल नंबर 1, Yes, sir. रोल नंबर 7, Yes, sir. 8, Yes, sir. 10, Present, sir. 11, Present, sir. 14, Yes, sir. 16, Yes, sir. and 20. Pritika, Present, sir. 20, Present, sir. just okay. 18, sorry. Yes, sir. 21, Simran. Yes, sir. 21, Simran के बाद then 34 Yes, sir. and 36. 36, Manisha Yadav. Yes, sir. हमारा कौन अभी अटेंडेंस नहीं हुई है किसकी? 34, Yes, sir. रोल नंबर 10, निर्मल। Present, sir. नहीं, आपको पता है ना क्लास में हूँ Yes, sir. और ये कितना डिस्टर्ब कर रही है आपको पता है? Yes, sir. हैं? रोल नंबर 10, 19, क्लास में नहीं पता है किस तरह से करनी है। क्या रिक्वेस्ट करूँ? अच्छा है। 92168 85 अभी तक तो ठीक है। हम अपने टॉपिक की तरफ ही आगे बढ़ते हैं। सो वही बात हमने पहले भी कर रहे थे। दिस इज द टोटल एनर्जी कितनी लिखेंगे? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगी? अगर मैं 3D की बात करी थी तो मैंने कल आपको ये लिखा था कि कितने डायमेंशन में हमने उसको कन्फाइन करा है, कितनी डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। सो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बेसिकली दिस इज द सम ऑफ एनर्जी along the quantized direction। ये तो आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे। एक तो हमें क्वांटाइज डायरेक्शन मतलब कन्फाइंड डायरेक्शन, कितनी डायरेक्शन के अलाउंग हमने उसको कन्फाइन करा है, एंड प्लस एनर्जी अलोंग 3 डायरेक्शन। इट मीन्स अगर मैं एक एनर्जी की बात करूं so E is equal to the energy along the quantized direction, that is the h cross square k square। हमने y और z के अराउंड इसको कन्फाइन कर रखा है। so this is the h cross square k square y upon 2m and h square k square z is upon 2m। ये तो आपका हो जाएगा सम ऑफ एनर्जी along the quantized direction प्लस एनर्जी along the 3 direction, that is the h cross square k square upon 2m। अब हम यहाँ पर आप अपने k को डिफाइन करोगे where
के स्क्वायर, जब मैं 3 डायमेंशन की बात की थी तब मैंने लिखा था के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, बट जब मैंने 2 डायमेंशन की बात करी थी तब मैंने वहां पर लिखा था के वाई स्क्वायर और के जेड स्क्वायर। यहाँ पर मैं अपना सिंपल क्या लिखूंगा, दिस इज द के एक्स स्क्वायर, और from here we can say this is the k is equal to the kx which has the value 2 pi upon lx। ये lx आपका वही है बिकॉज मैंने वायर की बात करी थी, तो मेरे पास सिर्फ क्या डायमेंशन होगी, x डायरेक्शन ही होगी, एंड द लेंथ ऑफ द वायर अराउंड द x डायरेक्शन कैन बी रिप्रेजेंट एज द टर्म lx। और we have the other values, k y is equal to the 2 pi upon ly and k z is equal to the 2 pi upon lz। यहाँ तक तो हमारी नॉर्मल बातें होती थी जो हम लिखते चले जा रहे थे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपने 1 डायमेंशन की बात करी है, इसमें दैट इज we consider a length 2k। 2k का लेने का भी एक रीजन होगा बिकॉज जब हम वॉल्यूम की बात कर रहे थे, 3D की बात की थी, तब हम वहां पर लिख देते हैं आपके सामने वॉल्यूम इज द के एक्स के वाई एंड के जेड। जब मैं 2 डायमेंशन की हम बात कर रहे थे तब हम लिख देते हैं यहाँ पर सिंपल के एक्स एंड के वाई, बट यहाँ पर आपके सामने एक लेंथ ऑफ वायर जो हमने कंसीडर करी है वो कितना कंसीडर किया है, दिस इज द 2k। सो नंबर ऑफ सेम थिंग just as we considered in the 3D and 2D, number of modes या फिर number of states along this length, कितना हो जाएगा, वहां पर हम लिखते भी थे कि आपको याद होगा k अपॉन में k है, तो टोटल आपका लेंथ कितनी है 2k। किस डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, दिस इज द kx which by using the value of the kx that is the 2k upon kx की वैल्यू आपने लिखी है ऑलरेडी, this is the 2 pi upon lx, so we have k upon pi and lx, say this is our equation number 1। ये आप लोग बार बार लेफ्ट क्यों होते हो प्रीति, हेलो प्रीति, प्रीति रोल नंबर 24, प्रीति बोल नहीं रही, जब तक यहाँ वीडियो ना बट आपको अभी हमने मोड्स की बात करी थी जिसमें किसी भी मटेरियल की बात नहीं कर रहे हैं, बट अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन की टोटल स्टेट्स कितनी होती हैं, एक स्पिन अप को लेके एंड एक स्पिन डाउन को लेके, सो द नंबर ऑफ मोड्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टेट्स अलोंग दिस लेंथ कितना हो जाएगा, हम इसमें मल्टीप्लाई अपने सिंपल 2 फैक्टर की कर देंगे, सो दिस इज द 2k अपॉन पाई इनटू lx। नंबर ऑफ मोड्स तो हमारे k अपॉन पाई होंगे, बट मैं जब इलेक्ट्रॉन्स की बात कर दूंगा तो आपके पास मल्टीप्लाई किस फैक्टर की कर देंगे, हम 2 फैक्टर की कर देंगे, दैट इज द 2k अपॉन पाई इनटू lx। नेक्स्ट स्टेप आपका जो होगा वो कुछ यही होगा कि अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ स्टेट्स। 3D में हमने बात करी थी पर यूनिट वॉल्यूम की, 2D में हमने बात करी थी पर यूनिट एरिया की, बट मैं अगर 1D की बात करूंगा सो द नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट लेंथ पे आ जाएंगे।
So number of states हम per unit length किस तरह से लिखेंगे? That is the total number of electron states divided by the length of the specimen. Length of material. तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स आपकी कितनी निकल के आई थी? दिस इज द 2k अपॉन पाई इनटू lx डिवाइडेड बाय, हमने लेंथ ऑफ द मटेरियल कितनी कंसीडर करी है? दिस इज द lx. सो बाय ये lx से हम lx को कैंसिल आउट करेंगे, देन वी गेट अ न्यू वैल्यू दैट इज द 2k अपॉन पाई. से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3. आप अगर यहाँ पे ही लगाना चाहें तो k की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं. एक्चुअली आप ये निकालते थे E इज इक्वल टू द फार्मूला होता है हमारा h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन 2 पाई. अगर मैं यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो कितना मिलेगा? k इज इक्वल टू द 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर into E and then its root weight. So n is equal to the 2 upon pi and the value of the k, that is the 2m upon h cross square into E. Say this is our equation number 4, or this is the equation number 3 in terms of the k. But equation number 4, the total number of states in terms of the energy E. So find out the value of the density of states. Density of states is given by the symbol G. So by remember equation number 3 and 4, go to the next page. आपकी equation number 3 क्या थी? N is equal to the 2k upon pi. This is the equation number 3. In terms of the energy, N is equal to the 2 upon pi and 2m upon h cross square into E. This is our equation number 4. Now, density of states. Density of states given by the symbol GE. So formula is GE is equal to the dN upon dE, or we can say this is the 2 upon pi into 2m E upon h cross square and its under root and d upon d. यही वैल्यू आपको दे रखी है. यस और नो? यस सर. आपको क्या करना है? इस टर्म का डिफरेंशिएशन ई के रिस्पेक्ट में कर दीजिए. क्या मिलेगा? 2 अपॉन पाई. इसको हम एज ए कांस्टेंट की तरह बाहर कर देते हैं. 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e की पावर 1/2 का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, दिस इज द 1/2 e टू द पावर -1/2. अब d लिखने की जरूरत नहीं है. सो जी ई इज इक्वल टू द, ये देखो 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. वी गेट 1 अपॉन पाई अंडर रूट 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इनटू e टू द पावर -1/2. इस टर्म को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं. जी ई इज इक्वल टू द 1 अपॉन पाई, e की पावर -1/2 है, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है 2 पाई h क्रॉस स्क्वायर एंड इनटू e.
बिकॉज पावर -1/2, अगर +1/2 होती तो हम इसको मल्टीप्लाई में ऊपर लिख सकते थे, -1/2 की वजह से ये टर्म हमारी कहाँ जाएगी, अपॉन। So this is the expression for the density of states in a one dimension structure. नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो क्या होगा, वन डायमेंशनल ग्राफ को किस तरह से प्लॉट करते हैं वो आप देख लीजिए। सो दिस इज द by taking the energy along the x-axis and density of states along the y-axis and by using a graph। सबसे पहला काम आपका वही होगा कि मैं आपको 3D में भी, जिस तरह से आपने जब 2D की बात करी थी तो सबसे पहले मैंने 2D 3D का ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के बाद में 2D की बात की। So this is the representation of the density of states in a 3-dimensional, but in case of the density of states in a 2-dimension, our energy density of states is directly proportional to the e to the power -1/2। तो अगर हम इस ग्राफ की बात करेंगे तो हमें ग्राफ ऑब्जर्व होगा तो कुछ इस तरह से मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको कल बताऊंगा। तो आज आपने जो स्टडी की वो कुछ यही की कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन 3D, variation of density of states in 2D and density of states in one dimension. In case of the 3D, GE is directly proportional to the e to the power 1/2. In this case, GE is independent of energy, or in case of the one dimension, GE is directly proportional to the 1/√E। हमारे पास जो एक टॉपिक अभी बच रहा है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन ए 0 डायमेंशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, तब ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, टाइम भी है हमारे पास। यस बोलो कोई। हेलो सर, यस वो है वो नेटवर्क प्रॉब्लम थी तब बार बार ऑफ हो रहा है उसका मीटिंग। ये बात तो सिलेबस से रिलेटेड नहीं है शायद, है ना? हाँ सर, तो उसका मैसेज आया था, आप पूछ रहे थे ना कि वो। आप कौन बोल रहे हो फिर? कृतिका। कृतिका, प्रॉब्लम किसकी थी? आपकी थी? सर उसकी थी, पर वो एंटर नहीं कर पा रही मीटिंग में, मुझे ऐसा नेटवर्क लग प्रॉब्लम है। हाँ, आप अपनी प्रॉब्लम पे डिस्कस करो, दूसरी की तरफ है। वेरी गुड। चलिए, अगर कुछ नहीं हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। ओके ओके, यस और नो? ओके ठीक है भाई, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपको 10 सैटरडे को। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं।